To all the viewers of the Diplomacy Next podcast series, I am back with this podcast. Given the way I have taken 2 or 3 weeks, I reckon, in between the last podcast, uh, I am actually hammered by a tight schedule so that I couldn't conduct the podcast on the weekly basis. But then I have decided I was working out some different thing when it comes to the podcast itself. We have a special series on the grassroots democracy in J&K, and I hope that it will be highly informative and highly critical to know what happened after 2019, 5th of August. And given the fact that things have been changing on the ground when it comes to the development, when it comes to the democracy, when it comes to actually deepening the democracy at the grassroots level, the government has been successful in conducting elections back in 2020 December. After that, we have for the first time have elected representatives at the grassroots level. Uh, it has been a phenomenal change when it comes to the democratic apparatus. We have a large series that will be conducted on the uh, local level democracy itself, and this is the first of its kind. Uh, and I'll be conducting this podcast in the Urdu language itself for the larger audience. सो आज के इस प्रोग्राम में आप सभी लोगों का खैर मकदम है। हमने ये जो लोकल लेवल की जो हमारी लीडरशिप है, जो 2020 के बाद 2020 के बाद जो हमारे पास जो नए यंग लीडर्स आए हैं, चाहे डीडीसी की शक्ल में, चाहे पंच या सरपंच की शक्ल में, तो बहुत सारी बातें इसके अराउंड की जाती हैं। जब हम बात करते हैं इंडिया एज ए कंट्री की, जम्मू एंड कश्मीर एज इट्स वन ऑफ इट्स रीजन्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है। 2019 5 अगस्त को एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत ही कामयाबी के साथ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का जो इलेक्शन होता है उसको कंडक्ट किया है। और उसी टाइम पे हमारी जो ये सीरीज है, जो कि बेसिकली इन चीजों को उठाएगी कि जो लोकल लेवल के इश्यूज हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो लोकल लीडरशिप है उनके बारे में बात करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करेंगे, और करंट जो कश्मीर का स्नैरियो है, जो कश्मीर की डेवलपमेंटल ट्रेजेक्ट्री है, डेमोक्रेसी की ट्रेजेक्ट्री है, उसके बारे में बात करेंगे। और जानना चाहेंगे कि जो हमारे जो ऊपर से हमें दिख रहा है कि डेमोक्रेसी डीपन हो गई है, डेमोक्रेसी एक नए तर्ज में अपने शबाब पे दिख रही है। बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको लेके बहुत ही संजीदा हैं। तो ये सारी बातें आज हम इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट में करना चाहेंगे। हमारे साथ एक खुसूसी मेहमान है जिनके साथ हमारी ये खास मुलाकात है। उनका नाम है रियाज अहमद भट्ट साहब, जो कि देवसर कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक रखते हैं, जो कि वहाँ पे डीडीसी मेंबर की हैसियत से अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। 2020 में इन्होंने भी जीता था। तो मैं आपका इस प्रोग्राम में बहुत ही दिल से आपका खैर मकदम करता हूँ रियाज साहब। शुक्रिया। हमें बता दीजिए, आपने 2020 में ये जो इलेक्शन लड़ा था, वो आपने प्रेफरेबली जो ये जो इलेक्शन लड़ा था वो कांग्रेस की पार्टी से लड़ा था, लेकिन उसके बाद आपने दूसरी पार्टी ज्वाइन की। लेकिन ये तो इसके बाद इससे पहले कि हम इस पे बात कर लें, पहले हमें यह बता दीजिए कि बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि डीडीसी इलेक्शंस, लोकल लेवल की डेमोक्रेसी जो है, जमहूरियत जो है, इसके बारे में बहुत ज्यादा बात होती है। 70 साल से नहीं हो पा रहा था वो, लेकिन 2020 में ऐसा सरकार ने, मरकजी सरकार ने एक ऐसा डिसीजन ले लिया। आपको आपने क्या सोच के पहले इलेक्शन लड़ा था, और क्या कोई मायने रखता है ये जो आपने इलेक्शन लड़ा था फिर जीता था, और जो आप लोगों का काम कर रहे हैं, जो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के इश्यूज उठा रहे हैं? हमें बता दीजिए, ये जमहूरियत के जो बारे में जो बात की जाती है डीडीसी को लेके, लोकल लेवल की डेमोक्रेसी को लेके, इसके बारे में हमें बता दीजिए कि ये सारा आइडिया कहाँ से आता है आपका। शुक्रिया आपका। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लोकल लेवल की जो पॉलिटिक्स है, मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी मतलब सख्त पॉलिटिक्स है। मतलब जितना हमें उम्मीद था कि आसान होगा, उतना आसान नहीं है। जहां सरकार ने डीडीसी के नाम पे हमें इलेक्शन लड़ाया और हम मुतमईन होंगे शायद डीडीसी का चुनाव हो रहा, 3 टायर का चुनाव हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट टायर का हमने 2011 में भी देखा था। और फिर
सेकंड टायर का भी उन्होंने इलेक्शन की नोटिफिकेशन की थी कि हम सेकंड टायर कराएंगे, लेकिन उन्होंने सेकंड टायर नहीं किया। नोटिफिकेशन करने के बाद फार्म हमने जब भरे भी हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के लिए, और जैसे ही वोटिंग 2 दिन के बाद थी, तो उन्होंने तुरंत रात को ही नोटिफिकेशन एक निकाली कि इलेक्शन नहीं होगा। और उसके बाद बीजेपी की हुकूमत आई, सेंटर में भी और यूटी में भी। तो यहाँ पर यूटी में जैसे ही असेंबली को डिसॉल्व किया गया, उसके बाद 2020 में उन्होंने दिसंबर में एक फैसला लिया कि हम दिसंबर नवंबर में फैसला लिया कि हम डीडीसी का चुनाव करेंगे, 3 टायर का। तो 3 टायर में उन्होंने डीडीसी का नाम दिया, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का नाम दिया। और हमें लगा कि शायद जो डीडीसी मेंबर बनेगा वो इक्वल टू एमएलए, इक्वल टू लेजिस्लेटिव बनेगा। लेकिन हम भी बड़े वादे करके अपने लोगों से, हमें भी लगा कि शायद बड़े बड़े ब्रिज हम बनवाएंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम लेके आएंगे। लेकिन बदकिस्मती से हम वही 71 लाख पे महदूद रहे, जो 10 करोड़ रुपए हमारे काउंसिल को मिलता है। उसमें से जब डिवाइड बाई 14 होता है वो, तो हमें 71 लाख रुपए मिलता है। तो उसी 71 लाख से हम काम करते हैं। उसके बाद इसमें एक कमेटियां बन जाती है, जैसे डेवलपमेंट की कमेटी, जैसे फाइनेंस की कमेटी। तो मैं भी एक कमेटी का मेंबर बनाया गया हूँ। और जैसे बोर्ड मीटिंग होती थी, तो क्योंकि इस टाइम एमएलए और मिनिस्टर तो है नहीं, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरपर्सन है, जो चेयरमैन साहब हैं, वो उसको अप्रूव करना होता है। और उसमें जो मेंबरान होंगे वो डिप्टी कमिश्नर साहब होंगे, एसडीडी साहब होंगे और हम होंगे। तो प्लान तो सारा वो बना के रखते हैं, चाहे वो 20 करोड़ का हो, 30 करोड़ का हो, 400 करोड़ का हो, 500 करोड़ का हो। हमें जाके कागजों पे दस्तखत करने पड़ते हैं, जी हाँ जी हमने बनाया। बाकी सब कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया हुआ होता है। और लोगों को लग रहा है शायद यही कर रहे हैं। मैं यही बताऊंगा आपको, थोड़े बहुत एक आधा ब्रिज या एक आधा मैक्डमाइज रोड जिसको हम रिकमेंड करते हैं। अगर हम 10 रोड रिकमेंड करते हैं, 2 रोड उधर से आते हैं। अगर हम 5 रोड रिकमेंड करते हैं, मुश्किलन एक रोड आ जाता है, वो भी आधा किलो मैकडम आ जाएगा। और स्कूल की तो बात ही नहीं है, हेल्थ सेक्टर की तो बात ही नहीं है। इन चीज पे सरकार, मतलब हमारी रिकमेंडेशन जो है वो रद्दी के टोकरी में चले जाती है। जहां सरकार को चाहिए था एक 3 टायर सिस्टम को, जैसे राजस्थान, इसको क्या बोलते हैं, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, अम, गुजरात, इन एरियाज में जिस हिसाब से वो चला रहे हैं, उस हिसाब से 3 टायर सिस्टम यहाँ नहीं चल रहा। जबकि एक डीडीसी मेंबर का प्रोटोकॉल या एक डीडीसी चेयरपर्सन का प्रोटोकॉल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर आता है एक डीडीसी चेयरपर्सन का प्रोटोकॉल। लेकिन जब वो एक डिप्टी कमिश्नर के पास चले जाता तो उसको भी वेट करना पड़ता है डीएम के पास, जबकि प्रोटोकॉल में वो ऊपर आता है। तो मुझे लग रहा ढोल बाजे के साथ सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन कागजों में, ग्राउंड पे नहीं। ये मुझे लगा है कि डीडीसी का नतीजा ये निकला है जम्मू कश्मीर में, और ये है। रही बात डेवलपमेंट की, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि हमने क्या किया आज तक और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में और कितनी जरूरत है। लेकिन जहां तक मुझे ग्रास रूट लेवल की सियासत का पता चला, तो कागजों में लोगों से, मतलब हमारी बुराइयां कराने के लिए ये इलेक्शन किया गया। और पॉलिटिक्स से और सियासत से भरोसा उठ जाए लोगों का, और तो ये इलेक्शन कराया गया। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि उसमें फाइनेंस का थोड़ा सा मसला रहता है, जो कि आपने कहा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को 70 लाख रुपए मिलते हैं एक साल के, उसका जो फाइनेंशियल बजट होता है उसके हिसाब से। मुझे एक चीज़ ये बता दीजिए कि पहले आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने गांव आते होंगे तकरीबन? अ, मेरी कोई आप, कॉन्स्टिट्यूंसी में, डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 29 गांव, 12 पंचायतें आती है। 12 पंचायतों में 29 गांव आते हैं। तो ये जो फाइनेंसेस आपको मिलते हैं 70 लाख के, क्या ये डिवाइडेड होते हैं पंच में भी, सरपंच में भी, या आपको अलग से सिर्फ डीडीसी के ही पावर में ये सारे 70 लाख होते हैं? ये 70 लाख रुपए हमें खाली डीडीसी के लिए मिलते हैं। हम इसका एक ही प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, या हम बहुत सारे जगहों पर भी ये खर्च कर सकते हैं।
तो आपके नज़र से या आपके नज़रिए से कि आपको कहाँ लगता है कि फंड्स की कमी है या फिर डिसबर्स होने का कोई इशू है उसमें? आप हमें बता दीजिए जहां क्योंकि जहां हम्म। एक पंचायत को फर्स्ट टायर को 23,30,000 रुपए मिलता है कैपेक्स से, वहीं पर मेरे पास 12 पंचायतें हैं। तो 12 पंचायतों का नियर अबाउट 1 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसकी कैलकुलेशन करें तो वो 2 करोड़ कुछ बन जाता है, 2 करोड़ 40 लाख के 30 लाख के आसपास। तो अगर 1 करोड़ रुपए हमें मिलता है, क्योंकि हमें लोगों ने डायरेक्ट इलेक्टेड किया है, लोगों ने डायरेक्ट वोट डाला डीडीसी को। वो ये नहीं देखते कि ये फर्स्ट टायर और सेकंड टायर और थर्ड टायर है। उनको पता है, लोगों को ये पता है कि अगर पंचायत में ये 30 लाख रुपए आते हैं, प्लस नरेगा का मिला के या सिटी पंचायत का मिला के या 14th एफसी का मिला के नियर अबाउट 2 करोड़ के आसपास आते हैं, तो एक डीडीसी के पास शायद उससे बड़ा लॉट होगा। डीडीसी के पास आते होंगे 20-30 करोड़। तो एक एक डीडीसी को 2-2 3-3 करोड़ मिलते होंगे। तो सर लोगों को ये पता है। और तो इस हिसाब से। जो जो और आप कह दूसरी रहे बात, हैं, इन्होंने जो कैपेक्स में दिया हमें, जबकि ये सीडी पैटर्न पे होना चाहिए था। जैसे आपको मैं बता दूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जगह आग लग गई और उन्होंने मुझे, बहुत सारे लोगों ने फोन किया, सर आप यहाँ तक आइए। मैंने क्या किया, लास्ट में तहसीलदार साहब को रिक्वेस्ट की, जनाब इसका आप जायजा लीजिए और रेड क्रॉस से इनको कुछ दिलाइए। अगर सीडी पैटर्न पे होता, शायद उनको मैं एक चेक इशू करता 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए की पीएमआई के पैटर्न पे, ताकि वो अपना मकान बना सकते थे। तो ऐसा सरकार ने दिया दिया नहीं। अगर ऐसा है तो वो एमएलए साहब के पास है, मिनिस्टर साहब के पास है, न कि डीडीसी के पास है, न कि डीडीसी चेयरपर्सन के पास है। जो आप बात कह रहे हैं वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन सरकार तो यही कहेगी ना कि अभी तक तो 70 साल से ऐसे इलेक्शंस नहीं हो पाते थे, हमने एक स्टार्ट लिया है, हमने एक शुरुआत की है, और लॉन्ग रन में अगली बार या 5 साल 10 साल डाउन लाइन हम ये कर लेंगे कि इसमें फाइनेंसेस इंक्रीज कर देंगे। जब उनको रिकमेंडेशंस जनरली हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जाएगा तो कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ पे सोच विचार कर लेंगे। फिलहाल के लिए तो 70 लाख एक स्टार्ट करने के लिए मुझे लग रहा है, हालांकि अब आप तो काम कर रहे हैं, आपको इससे बेहतर ज्यादा इस चीज़ का पता होगा कि चीजें किस तरीके से काम कर रही हैं ग्राउंड पे। लेकिन सरकार का भी यही नजरिया होगा ना कि उन्होंने 2020 में एक स्टार्ट लिया है डीडीसी के, जो जो आप थर्ड टायर कह रहे हैं उसका इलेक्शन करके। तो फिलहाल के लिए स्टार्ट के लिए तो एज ए बिगिनिंग ये तो एक अच्छा पॉइंट है। अगर आपके फाइनेंसिस के इश्यूज हैं वो उठाए जाएंगे, क्योंकि आप भी अपनी रिकमेंडेशंस आगे जाके हायर अप्स को बता दे होंगे। तो उसके अलावा आपको इस इलेक्शन से आपको कहीं ऐसा लग रहा है, जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ कागजी तौर पे ये तो सिर्फ पेपर्स पे है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी को इन्होंने एक चांस दे दिया है थर्ड टायर को, आप इसको थोड़ा सा और इसके बारे में बता सकते हैं ताकि जो हमारी ऑडियंस है इनको कुछ ज्यादा ही इस सरकार बारे में पता चले? सरकार सरकार कह रही है 70 साल से यहाँ पर डीडीसी का चुनाव नहीं हुआ, हमने कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन 70 साल से यहाँ कभी असेंबली भी 7 साल तक डिसॉल्व नहीं रही। ऐसा भी हुआ 70 साल में कि कभी असेंबली का इलेक्शन 4 साल या 5 साल पीछे नहीं, 70 साल से हुआ था। सरकार को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं दोनों ही चीजों पे। नंबर एक, आपने इलेक्शन नहीं कराया असेंबली का, आपने असेंबली को डिसॉल्व रखा, उसके लिए भी मुबारक सरकार को। सरकार ने डीडीसी का चुनाव किया, उसके लिए भी सरकार को मुबारक। लेकिन सरकार को इसके साथ साथ ये भी मैं बताऊंगा, ये कश्मीर है, और कश्मीर का मौसम शायद मुझसे ज्यादा सरकार को पता होगा, क्योंकि उनके पास बहुत सारे इदारे हैं जो उनको वक्तन फवक्तन इंफॉर्मेशन देती है कि कश्मीर की हालात क्या है, मौसम कैसा है, मुझसे ज्यादा। तो वहीं पर अगर हम देखें कि एक डीडीसी को 3 दिन या 2 दिन कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमने का मौका मिलता है कि लोगों के मसले क्या है, मसाइल क्या है, हल कहाँ कर सकते हैं, किस किस काम को हम देखें। हमें ग्राम सभा में जाने की अनुमति नहीं है, हमें खाली इस चीज की अनुमति है, साल में एक बार हमारे पास जब फाइनेंस की तरफ से पैसा आ जाएगा, तो हमें बोला जाएगा कि जनाब आप अपना प्लान दे दीजिए। वो हम सरकार को देते हैं, कहाँ हमें ट्रांसफार्मर लगवाना है, कहाँ हमें बिजली का पोल लगवाना है, कहाँ हमें नल लगवाना है। तो इस चीज को हम यहाँ से बेच देते हैं, और उसके बाद हमें गांव में जाने की उतनी अनुमति नहीं है।
और रही बात, फर्क क्या है, जम्मू का डीडीसी मेंबर जो है वो 24 आवर्स अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रात को भी और दिन को भी जा सकता है। अगर हम दूसरे तरीके से देखें, जहां पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में 280 डीडीसी मेंबर इंक्लूड चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, अगर उन 40 को काट दिया जाए तो फिर वहां पर रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 240। और अगर उसमें भी हम थ्रेट एरिया को निकाल दे, जम्मू डिवीजन को निकाल दे और कश्मीर डिवीजन को जिसमें थ्रेट ज्यादा रहता है उसको ले चले, तो इनके पास 140 का कोटा है। और उसमें भी वाइस चेयरपर्सन और डीडीसी मेंबर हम 20 को काटे तो वहां पर 120 रह जाता है। तो वहीं पर जो ये बात है कि यहाँ पर 120 डीडीसी मेंबरान को जहां सिक्योरिटी की या गाड़ी की जरूरत थी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो जा सके। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मुझे सरकार की तरफ से 15,000 रुपये ऑनरेरियम मिलता पर मंथ। और मेरा जो खर्चा है, रेंटेड हाउस है, क्योंकि सरकार ने तो होटलों में बंद रखा था, वहां पर लोग नहीं आ पाते थे, तो मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में थाने के पास रेंटेड हाउस लिया। मैं उसका रेंट 10,000 रुपये देता हूँ, प्लस अपनी गाड़ी यूज करता हूँ, सरकार की तरफ से गाड़ी नहीं मिलती है मुझे। और उस गाड़ी का जो मुझे महीने का 30,000 रुपये खर्चा हो जाता, तो नियर अबाउट वहां खाने पीने का मिला के 70,000 के आसपास, मतलब सरकार के 70 साल, उसी तरह मेरा 70,000 रुपये खर्चा हो जाता है। और ऑनरेरियम मुझे 15,000 रुपये मिलता है। मैं ऑनरेरियम बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकार से खाली इतना बोलूंगा कि जब भी मैं बोलूं मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने लोगों से मिलना दिया जाए, तो मेहरबानी करके हमें अलाउ किया जाए। चलो ठीक है, फ्राइडे के दिन इबादत का दिन होता है, उस दिन आपको छोड़ के बाकी 6 दिन तो हमें जाने दे कॉन्स्टिट्यूंसी में, डीसी ऑफिस में। आपको मैं ये भी बता दूं, बहुत सारे टाइम ऐसा भी हुआ कि हमें डीसी ऑफिस भी अलाउ नहीं किया गया। तो मैं उसमें अब ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ कि शायद अगर वो लोग सुनेंगे तो कल से बिल्कुल आना जाना बंद हो जाएगा। तो लेकिन ये बात बता दूंगा आपको, अगर सरकार को डीडीसी का चुनाव करना था 3 टायर सिस्टम का, और लोगों को शायद शक हुआ था कि बहुत बड़ी पावर होगी डीडीसी के पास, बहुत बड़ी डेवलपमेंट करेगा डीडीसी और उन सियासतदानों की तरह दूर नहीं रहेगा क्योंकि यंग लीडर्स उनके बीच में आ गई, तो ये हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जमीन के साथ जुड़े रहेंगे। मुझे लगता है डीडीसी बना के सरकार ने हमें लोगों से दूर किया, उनसे जुड़ने नहीं दिया। क्योंकि अगर वो चाहते थे कश्मीर का मौसम चेंज हो और कश्मीरियों के अंदर मतलब एक इंटरेस्ट बढ़े एक पॉलिटिक्स पे, उनको पता लगे कि पॉलिटिक्स भी कोई चीज है, तो शायद उनको हमें लोगों के साथ जुड़ने देना था, लेकिन उन्होंने हमें उस चीज से दूर रखा है। चलिए फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि इस बारे में जो मुझे प्राइमरी लेवल पे जो नज़र आ रहा है वो यही है कि आपके फाइनेंसिस के इश्यूज हैं, आपको लोगों के साथ इंटरेक्शन का एक इशू रहता है। आई होप कि जो बिल्कुल। लोग इसको आला हुकाम जो इसको सुनेंगे और इसको देखेंगे वो इसमें एक बार फिर गौर खोज करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात तो ये है जो मैं जानना चाहूँगा, आपने इलेक्शन जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो आपकी थी उनकी टिकट से जीता था, लेकिन बिल्कुल। आपने इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी बदल ली, इसकी कोई बिल्कुल। खास वजह? देखिए, खास वजह तो ये है कि जो दूसर कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस वेंटिलेटर पे थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को बूस्ट किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ 4 डीडीसी मेंबर उस टाइम डीडीसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में उठाए। जहां ब्लॉक कमेटी मेरे खिलाफ थी कि इसको मैंडेट नहीं मिलना चाहिए, अभी भी वहां काराकुली वालों को मैंडेट मिलना चाहिए, अभी भी वहां उन लोगों को मैंडेट मिलना चाहिए जो उनके लीडरों के साथ किचन में बैठ के सियासत करते हो, अभी भी उन लोगों को, नौजवानों को मौका ना दिया जाए। तो उसके बाद भी मैंने ये कहा कि मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा, ठीक है मत दे दीजिए आप मैंडेट। लेकिन कुछ बड़ी लीडरशिप, स्टेट लेवल की कुछ बंदे जिन्होंने बोला जनाब नहीं आप तैयार रहिए मैंडेट मिलेगा। तो लास्ट आवर्स में जैसे 22 23 तारीख को मुझे फॉर्म सबमिट करना था, मैंने इंडिपेंडेंट फाइल भी बना रखी थी, और मुझे 22 तारीख के शाम को 9:30 बजे फोन आता कि आप श्रीनगर आइए और मैंडेट ले जाइए। तो वहां से मुझे एक लेटर मिली मैंडेट के नाम पे, और 23 तारीख को मैंने फॉर्म सबमिट किया। जहां उसके बाद सरकार की तरफ से कुछ कंडीशन रही कि मुझे सिक्योरिटी कस्टडी में रहना पड़ा। आपको पता ही है कश्मीर के हालात कैसे थे। तो मैं ब्लॉक कमेटी को फोन करता था कि जनाब फलाने गांव में मीटिंग रखिए, मैं भी प्रोग्राम वहां देता हूँ। तो वहां कोई नहीं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल थी, जिन लोगों को मैंने कोई भला किया था, वो लोग खड़ा होते थे, ब्लॉक कमेटी का कोई बंदा नहीं होता था। तो उसके बाद भी मैंने उसको नजरअंदाज किया, मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, अभी कैंपेनिंग चल रही है।
तो अल्लाह ने इज्जत बख्शी, जहां पर उन्होंने ब्लॉक कमेटी ने, वो लीडरशिप ने कैंपेन चलाई, जिनको उन्होंने मैंडेट दिया था दिल से, वो तीनों हार गई और मैंने जीत लिया जिसके वो खिलाफ थे। तो मैंने उसको भी इग्नोर किया। उसके बाद क्या हुआ कि बिल्कुल जो हमारी कांग्रेस थी वो वेंटिलेटर पे चले गई, और मैं लीडरशिप को बार बार कहता रहा कि जनाब, कांग्रेस देवसर में वेंटिलेटर पे जा रही है, कांग्रेस को बूस्ट करना है, कांग्रेस मेरी बात सुनिए, वहां पर नई एक कमेटी बनाते हैं। आपके पास वाहिद कुलगाम में मैं हूं डीडीसी मेंबर, या एक और अनायतुल्लाह रहतर साहब फिसल से जीते थे, उन्होंने भी छोड़ा, उसके बाद दोबारा गए कांग्रेस में वापस। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं दल बदलू नहीं हूं, रोज रोज पार्टियां बदलता रहूंगा। मैंने 17 साल के बाद पार्टी छोड़ी थी, और मैं तब दूध पीने वाला बच्चा था जब मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़ा था। तो कंटिन्यू रहा, 2011 का इलेक्शन भी जीत के दिया, 2018 में भी जब हालात बिल्कुल खराब थे उस टाइम भी मैंने अपनी पंचायत भी जीत के दी, खुद भी जीता, एक पंचायत और भी जीत के दी। उसके बाद उनको बीडीसी का, ये क्या बोलते हैं कि बीडीसी का सेकंड टायर का चुनाव भी जीत के दिया। वहां पर भी अब मतलब मेरी वजह से जो मैंने ये 5 सरपंच जीत रखे थे उन्होंने वोट किया, और उनको डीडीसी मेंबर, जो उन्होंने बीडीसी चेयरपर्सन उठाई थी, उसको जिताया। तो उसके बाद 2020 में जब डीडीसी का चुनाव हुआ तो मैंने वो भी जीत लिया। ये सारी बातें मैंने वक्तन फवक्तन हाई कमान तक पहुंचाई, लेकिन वही काराकुली वाले, वही जिन्होंने कांग्रेस को वेंटिलेटर पे पहुंचाया था, उन्हीं की बातें सुनी जाती थी, हमारी नहीं सुनी जाती थी। क्योंकि हाईकमान को खुद एक कंट्रोवर्सी ऑफिस में थी जम्मू कश्मीर में, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में पूरी कांग्रेस वेंटिलेटर पे पहुंच गई। तो फिर मैंने रिजाइन किया। आज मैं जो जेकेपी के साथ हूँ, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के साथ। तो वहाँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला मुझे, और इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि असेंबली का मैंडेट भी मिलेगा और असेंबली सीट भी निकालूंगा। भरोसा है पहले अल्लाह और अल्लाह के नबी पे, उसके बाद खुद पे और अपनी आवाम पे। ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात हो गई, क्योंकि आपने ये कहा कि कांग्रेस जो है वो वेंटिलेटर पे थी, डेथ बेड पे थी जब आपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। फिर पार्टी के अंदर एक लॉबिज्म था जो आपको अलाउ नहीं करता था, आपके फेवर में नहीं थे कि इनको टिकट मिलना चाहिए। तो आपने ये भी कहा कि कांग्रेस का जो यहाँ पे प्रोविंशियल लेवल पे, जो स्टेट लेवल पे एक अंदर की जो जमहूरियत होती है पार्टी में, वो उसका उसकी कमी आपको दिखी और आपने दूसरी पार्टी ज्वाइन की। मैं जब सोशल मीडिया देखता हूँ, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे व्हाट्सएप तो बहरहाल सोशल मीडिया में प्योरली आता नहीं है, बट ट्विटर पे भी देखता हूँ, तो बहुत सारे डीडीसी मेंबर्स को मैंने देखा कि वो स्पोर्ट्स को लेके, वो यूथ एंगेजमेंट को लेके, वो बाकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को लेके, ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम्स की अवेयरनेस के बारे में बात करते हुए मैं देखता हूँ कि वो बहुत ही पॉपुलर हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ फैन फॉलोइंग। लेकिन आपका, मैं जानना चाहूंगा कि आपका इस यूथ एंगेजमेंट को लेके पिछले 4 साल या पिछले 3 साल से क्या तजुर्बा रहा है? बिल्कुल आपकी अच्छी बात है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक युवा हूँ और खुद एक स्पोर्ट्समैन भी रह चुका हूँ, और खासकर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पे ड्रग्स में था। जैसे ही पहले साल में डीडीसी मेंबर बना, तो मैंने सपोर्ट्स के लिए, सपोर्ट्स किट्स वगैरह या सपोर्ट्स इवेंट करने के लिए 10.5 लाख रुपए रखे। और मैंने सोचा पहले छोटी अमाउंट से शुरुआत करेंगे। तब से लेके आज तक कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, अगर आप सपोर्ट्स को बूस्ट कर रहा है कोई, आप देखोगे कुलगाम का प्लान चेक करोगे तो नंबर 1 में आपको मेरा पैसा दिखेगा, जो सपोर्ट्स को बूस्ट कर रहा है। मैंने लगातार क्रिकेट दिवसर प्रीमियर लीग के नाम पे आज दूसरी बार भी उसका टूर्नामेंट चल रहा है, अभी उसका फाइनल नहीं हुआ। बड़े बड़े दफ्तरों में और बड़े बड़े इदारों पे जाता हूँ, वहां हाथ पैर जोड़ के, जनाब आप भी कुछ हेल्प कीजिए, मैं दिवसर प्रीमियर लीग खोलना चाहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई फीस नहीं लेंगे, बाल का खर्चा भी हम देंगे, किट्स भी हम देंगे, उनको नकद कैश अवार्ड भी हम देंगे, उसमें आपकी भी मदद होनी चाहिए। तो वो मेरा मुद्दा और मकसद यही था कि हम बच्चों को ड्रग्स से दूर रखें, ताकि यूथ फिजिकली फिट रहे, मेंटली फिट रहे और डिप्रेशन में ना चले जाए। क्योंकि मुझे पता है मेरा यूथ आज 95% डिप्रेशन में ही है, क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल रही है, बेरोजगारी है।
तो मैं चाहता हूं कि जिस अगर वो डिप्रेशन में चले जाते तो वो ड्रग्स में भी चले जाएंगे। मैं चाहता हूं उनसे उनको बाहर निकाले ताकि वो अपना टाइम पास सपोर्ट्स इवेंट में करे और खुश रहे, फिजिकली फिट रहे। तो उस चीज के लिए नियर अबाउट आज तक मैंने 10 और 20 हो गई 30 और नियर अबाउट 50 लाख रुपए यूथ सर्विस सपोर्ट्स डिपार्टमेंट को दिया इवेंट्स कराने के लिए, और किए भी। चाहे वो कबड्डी के मैट हो, चाहे वो बैडमिंटन के रैकेट वगैरह हो, चाहे वो वॉलीबॉल किट्स हो विथ पोल, चाहे वो क्रिकेट किट्स हो। और जब भी मैं क्रिकेट किट्स का जैसे सैंपल पहुंचता है यूथ सर्विस सपोर्ट्स के पास, तो मैं खुद युवाओं को साथ लेके वहां चले जाता हूँ। हाँ, अब थोड़ी बदकिस्मती है कि मैं पॉपुलर नहीं हुआ, शायद मीडिया साथ नहीं देती। जैसे मुझे पता नहीं आपको मेरा नंबर किसने दिया, आपको किसने कहा कि रियाज साहब का भी आप इंटरव्यू कीजिए। यह आपकी मेहरबानी है कि आप मेरा एक लाइव प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया। तो इस तरह मुझे यहाँ के लोग, जम्मू कश्मीर की जो मीडिया है वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ। मैंने इस बार जब देवसर प्रीमियर लीग फर्स्ट खोली थी हमने, तो उसमें 32 टीम थे और इस बार 64। और 64 में मैंने एक टीम अलाउ की है जिसको बोलते हैं मीडिया 11। वो मैंने इसलिए की, मैंने खुद भी खेला उस टीम में भी, उसका एक हिस्सा था, प्लेयर एक था। क्यों खेला मैंने? मैंने इसलिए खेला ताकि लोगों में इंटरेस्ट बढ़े, भाई मीडिया के लोग भी खेल रहे हैं और मीडिया इसको वायरल करे। तो मीडिया ने भी मैच खेल के उसके बाद शाम को मैंने देखा किसी चैनल पे वीडियो नहीं चला। तो मीडिया की टीम जो मैंने अलाउ की थी वो इसलिए की थी ताकि इसको हाईलाइट करेंगे वो। या आपको 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 इसमें क्या क्या रीजन दिख रहा है कि मीडिया आपको कवरेज नहीं दे रहा है? ऐसा क्यों होता है आपके उधर से? शायद मैं बड़ी फैमिली से नहीं हूँ, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है कि वो बड़ी फैमिलियों को ज्यादा लाइक करते हैं और उनको ज्यादा कवरेज देते हैं। और मैं एक गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, बदकिस्मती है मेरी, लेकिन फिर भी खुश हूँ कि मैं एक बड़ी फैमिली के साथ ताल्लुक नहीं रखता हूँ, गरीबी के साथ ताल्लुक रखता हूँ, गरीब फैमिली के साथ। और मैं जानता हूँ एक गरीब के क्या पे क्या बीतती है। तो मुझे लग रहा है ये भी एक वजह हो सकता है। और दूसरी बात, मैं करप्शन नहीं करता हूँ। अगर कोई मुझे मतलब बोलेगा कि सपोर्ट किट मुझे दे दो, मैं कहता हूँ जनाब आपको अगर दूंगा फायदा क्या मिलेगा? अगर 10 बच्चों को देंगे, वो तकरीबन 200-250 बच्चों को उस किट से खिलाएंगे, मतलब गेम में बिजी करेंगे, और वो 200-250 बच्चे ड्रग से बचेंगे। आप ऑलरेडी एडजस्ट हो, आप ऑलरेडी मीडिया के साथ एडजस्ट हो, या किसी दफ्तर में एडजस्ट हो चुके हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है या आपको प्राइवेट जॉब मिल चुकी है। क्या फायदा है मैं आपको दूं? हम उन बेरोजगार बच्चों को देंगे जो ड्रग से दूर रह सकते हैं, क्योंकि डिप्रेशन में वो बच्चे चले जाते हैं। तो ये भी कुछ प्रॉब्लम हुई है। दूसरी बात, आपको पता ही है, जितना बड़ा मुंह उतनी बड़ी बातें। तो वो भी एक काज है, क्योंकि अगर बड़ी फैमिली होती, मेरे पास भी स्कॉर्पियो होती और आगे पीछे गाड़ियां होती, तो शायद मीडिया वाले मेरे पीछे भी दौड़ दौड़ के आ जाते। तो क्योंकि मैं आपकी तरह कई बार किसी दोस्त की गाड़ी में, कभी किसी दोस्त की गाड़ी में, कभी अल्टो 800 में और कभी 800 में आ जाता हूँ, और बड़े लोग देखते हैं कि 800 में पीएसओ लेके आ गया। तो ये आप इन्हें सोचने वाली बात होगी कि 800 में दो पीएसओ, एक ड्राइवर और खुद, या खुद चलाता हूँ कई बार, तो कितनी अजीब बात है। तो वो यही सोच रहे क्या इसको देंगे। हाँ, इसी जगह जहाँ केजरीवाल साहब है वो साइकिल पे असेंबली में गए, तो ये इसको क्या बोलते, दिल्ली की मीडिया ने उसको कवरेज दी। अब नहीं, मैं भी अब इसमें इसमें एक बात ये भी है ना रियाज साहब, वो ये है कि आपका काम आखिर में ज्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको लोगों के पास वापस जाना है। जब आप कह रहे हैं कि आप असेंबली इलेक्शन जब भी हो रहे हैं उनमें आप कॉन्टेस्ट कर लेंगे देवसर से, तो अगर आपका काम अच्छा है तो आजकल की दुनिया में जहाँ पर टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा रोल है, यहाँ पे पढ़े लिखे नए जो नौजवान हैं वो आपसे, आपका काम देखकर मुतासिर तो रहेंगे ही रहेंगे। तो आपको पॉपुलैरिटी के पीछे या वायरल होने के पीछे ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। आपका काम, जिस हिसाब से आपके बारे में मैंने सुना है कि आपने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट कराया है इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में, वो काबिल तारीफ है और काबिल दाद है। तो आपको दिल छोटा नहीं करना चाहिए इस बारे में। तो एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, वो ये कि आपकी जो देवसर देवसर कॉन्स्टिट्यूंसी है,
आप घूम रहे हैं इसमें, आप लोगों से, या आप इस इलाके को जानते हैं, आप वहीं से हैं, आप लोगों का मूड भी जानते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ पे एजुकेशन का क्या हाल है, वहाँ पे सपोर्ट्स का क्या हाल है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हाल है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी देवसर कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ एरियाज के बारे में बता दीजिए जो जिसके बारे में बात की जा सकती है डेवलपमेंट को लेके या बाकी सारी चीज़ों को लेके, इसमें पोटेंशियल क्या है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में। देखिए, अगर उस तरह की बात करें, पहले मैं आपको एक बात बता दूं डेवलपमेंट के बारे में। जैसे मैं डीडीसी मेंबर बना तो मैं एक इलाके में गया जिसको दनतरेड़ी बोलते थे। उस इलाके में मैकडम आज तक मतलब 70 साल हुए या 50 साल हुए कब से मैकडम स्टार्ट हुआ, तो उस इलाके में अभी भी मैकडम आइज रोड नहीं था। और उसके बाद मैंने देखा वहां पर जल शक्ति अभियान का भी दौर आया, जेजेएम का। तो वहां पर अभी किसी घर में नलका नहीं था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो नदी के ऊपर रहता है, वहां पर अभी ब्रिज नहीं था। मेरा डीडीसी बनने के बाद ही, जबकि उसको एक सोशल एक्टिविस्ट है डॉक्टर बारी, उसने भी वायरल किया कि यहाँ पर ब्रिज नहीं है, तो मैंने 3 साल तक वो लगातार रिकमेंड करके भेजा। पिछले साल उसका डीपीआर गया, इस साल वो अप्रूव हो गया, उसकी टेंडरिंग हो गई। और जेजेएम में उनका प्रोजेक्ट भी अप्रूव करवाया, जो जयपुरा में स्कीम बनेगी और वो दंतरेडी को पानी देगी। और मैकडम उनको पहले ही साल दे दिया। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर हम इस हिसाब से बात करें कि मैग्डमाइज रोड कितने हुए, और ये क्या बोलते हैं इसको, पावर बिजली पोल की कमी कहाँ थी, ट्रांसफार्मर की कमी कहाँ थी, तो कहाँ कहाँ दिया। आज तक असेंबली मेंबर भी रह चुके हैं यहाँ पर, यहाँ मिनिस्टर के रैंक पे भी रह चुके हैं, उन्होंने इतने ट्रांसफार्मर नहीं लगाए होंगे जितने मैंने लगाए। और मैकडम मैंने 6-7 रोड करवाए अपने दौर में। अभी कुछ कमी है। और रही बात, अगर कोई पोटेंशियल यहाँ पर है जिससे यूथ एंगेज हो सकता है, जो आपने पूछा मुझसे, तो उसमें मैं आपको यही बताऊंगा, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी 2-3 चीज ऐसे हैं जहां हम यूथ को एंगेज कर सकते हैं, यूथ को मतलब रोजगार भी मिल सकता है। एक तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से एक बहुत बड़ी नदी जा रही है जिसको हम नाले विशो कहते हैं, और उसकी एक लिंक जो है उसकी, वो हमारे गांव के बीच में से जा रही है। अगर फिशरीज डिपार्टमेंट उनको अपने अंडर ले ले और जगह जगह पर उसको गेट सिस्टम बनाया जाए, ताकि अगर बाढ़ आती है तो उस टाइम पानी बंद किया जाएगा, और फिशरीज का वो जो बीज है उसमें डाला जाए, और वहां पर 4-4 5-5 लड़कों को आधा आधा किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर, तो मुझे लगता बहुत बड़ा एक फिशरीज का एरिया बन जाएगा, और लड़कों को रोजगार मिलेगा, जो महीने का 30,000 40,000 रुपए कमा सकते हैं। रही बात वो। और दूसरी बात, हमारे पास टूरिज्म की अगर बात करें तो हमारे पास खाली इसको क्या बोलते हैं, वासर नाग है, जिसको अगर हम बना सकते हैं कि वो 6 महीने के लिए उसको पानी आता है, 6 महीने के लिए चले जाता है, तो वो लोगों को दिखाने के लिए एक अच्छी चीज है। वहां पर भी युवा एडजस्ट हो सकते हैं अगर वहां पार्किंग सिस्टम बनाया जाए, और वहां पर झूले वगैरह लगाए जाए, उसको एक टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए, तो वहां पर लोग आना जाना शुरू करेंगे। वो कुंड में है, तो वहां पर भी मतलब मैं ये नहीं कहूंगा 1,000 2,000, लेकिन 100 150 लड़कों को रोजगार मिल सकता है अगर वहां पर डे 1,000 2,000 लोग जाएंगे। तो इसी तरह अगर हमारे एरिया को की बात किया जाए तो नेशनल हाईवे हमारे पास है, मतलब खड़वनी से लेके मतलब इधर विस्सू काजी गुंड या किस एरिया तक। और इसमें बहुत सारी स्टेट लैंड है हमारे पास, जो नेशनल हाईवे के साथ टच की करती है। अगर सरकार चाहे, अगर मेरी बात माने सरकार, तो हम एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 4-5 दुकानें डलवाएंगे, मतलब किसी जगह ढाबा, किसी जगह रेडीमेड की दुकान, अलग अलग दुकान। और उनको सिंपल, जहां उनको 10,000 या 20,000 रुपए महीना देना पड़ता है दुकान का किराया, वहां पर वो सरकार की तरफ 1,000 या 2,000 रुपए महीना देंगे। एक तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, दूसरा उनको रोजगार मिलेगा, जितनी दुकानें हम डालेंगे। और उसके बदले सरकार ने क्या किया, वो तो रही बात स्टेट लैंड की, उन्होंने मिल्कियत में भी परमिशन देना बंद कर दिया, कि मिल्कियत में भी आप नेशनल हाईवे पे 100 मीटर के दायरे में दुकान नहीं डाल सकते हो। और जहां हमारा लोकल एरिया, जहां हमारा नेशनल हाईवे लोकल बस्ती के बीच में से जा रहा है, वहां तो दे दीजिए। मैं यस्सू की बात करूंगा, यस्सू में 2 शॉपिंग कम्प्लेक्स या 40-50 दुकानें भी बन सकती है। तो ले लो, मेरे फंड से भी 20-30 लाख रुपए ले लो, आप भी दे दो, 40-50 दुकान बना दो अभी फिलहाल, एक मंजिला, उसके बाद उसके ऊपर दूसरी मंजिल करेंगे मतलब खड़ी।
तो सरकार चाहे तो अगर 30 दुकानें बन जाती है, एक तो सरकार को मतलब रेवेन्यू अगर 2,000 रुपए वो महीना लेते हैं, 1,000 रुपए महीना लेते हैं, तो 30 दुकानों का सरकार को 30,000 रुपए आ जाएगा, जिस पंचायत की लैंड होगी उस पंचायत अकाउंट में जमा हो जाएगा। दूसरा, हमारे 30 लड़कों को रोजगार मिलेगा। तो सरकार ने ऐसे कदम नहीं उठाए। जहां भी अगर किसी को परमिशन मिलती है तो वो बड़े लोगों को मिलती है, ब्यूरोक्रेटों को मिलती है। तो इसी तरह की बात होती है। दिवसर टाउन की बात करता हूँ इसी के बीच में आपके साथ। दिवसर टाउन में भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, आपने एमसी का इलेक्शन कराया, हालांकि मैं नहीं समझता हूँ कि दिवसर हमारा टाउन के लायक था। अब बना दिया सरकार ने, उस वक्त के एमएलए ने बना दिया। दिवसर में दुकानें बन गई, अनंतनाग वाले को दुकान मिली, दिवसर के टाउन के व्यक्ति को नहीं मिली, जबकि हक उसका बनता था। स्टेट लैंड हो या मिल्कियत लैंड हो, वो दिवसर की गई है, तो वहां के लोगों को नहीं मिला। ये चीज है हमारे में, अगर सरकार चाहे तो यहाँ पर हो सकता है। दूसरी बात, सरकार ने प्ले फील्ड बनाए। मैं कहता हूँ सरकार को आप बड़े स्टेडियम बनाइए और कोशिश करिए, इनको एक सिस्टम लगाएंगे अगर सरकार की तरफ से, और उसके लिए वो फीस चार्ज भी लेंगे कि लाइव प्रोग्राम रहे। जैसे फॉरेन कंट्री में मैं कई बार मैच देखता हूँ, तो वहां पर वो लाइव दिखाते हैं, वो करते हैं आईपीएल बेस पे मैच करते रहते हैं वो ऑफिस में, और उसमें बड़े इनाम भी होते हैं, फीस भी ज्यादा होता है, और युवा उसमें एडजस्ट हो जाता है। तो अगर वो एक बड़े बड़े स्टेडियम में, ये नहीं कहूंगा जम्मू वाला जैसा स्टेडियम या शेरे कश्मीर वाला स्टेडियम, ऐसे इतने बड़े बड़े स्टेडियम, उससे थोड़े छोटा ही उनमें लाइट सिस्टम भी लगवाया जाए, तो युवा एडजस्ट हो सकता है, युवा पैसा भी कमाएगा उसमें। और युवा को मतलब दिन में तकरीबन 4 मैच खेल भी पाएंगे युवा, क्योंकि एक एक मैच में 3 3 घंटे लग जाते हैं, और शाम को लाइट चले जाती है तो दो ही खेल पाते हैं, तो उसमें भी एडजस्ट हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, अगर सरकार पूरी तरह ध्यान दे तो मुझे लगता है कि यहाँ का युवा बेरोजगार नहीं रह पाएगा, उनको रोजगार मिलेगा। अभी हमारे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में एप्पल बहुत ज्यादा निकलता है, तो अगर एप्पल जूस की फैक्ट्री, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जिसमें तकरीबन हमारे 1,000 2,000 युवा एडजस्ट हो सके, तो लाइए ना कोई इंडस्ट्रीज जिसमें आप यहाँ पर सेब यहाँ से निकल रहा है, एप्पल जूस आपको बनाना है और यहाँ से फॉरिन या हिंदुस्तान के हर एक कोने में सप्लाई करना है। क्यों नहीं कर रहे? और मेरे जो किसान तबके के भाई हैं जो यहाँ से सेब महाराष्ट्र या दिल्ली या पंजाब या गुजरात ले जाते हैं, या और किसी स्टेट में अदर में ले जाते हैं, वो यहाँ उसी फैक्ट्री को दे देंगे। एक तो वो जो बाहर गाड़ी मतलब कई बार मतलब एक्सीडेंट से हो जाती, नुकसान हो जाता बेचारे को, उसको साल भर की कमाई भी चले जाती, जो उसने लागत लगाई वो भी चलेगी। तो बनाइए ना यहाँ पर एक दो फैक्ट्री, नहीं बनाई। अभी आपने सुना होगा, मैंने वो फेसबुक पे ही देखा था, अमेरिका के, उसका नाम है कशुर अंग्रेज, अमेरिका का कोई आया, उसने एप्पल का चिप्स बनाया। क्या कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में या शुपियन डिस्ट्रिक्ट में जिनके पास एप्पल है, जिस तरह सोपोर वगैरह में, क्या ऐसी कोई 10 12 फैक्ट्री नहीं डाल सकते हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक फैक्ट्री, जिसमें हमारे 2 2 हजार युवा एडजस्ट भी हो, उनको तनख्वाह भी अच्छी रहेगी, और यहाँ का एप्पल चिप्स फॉरिन सप्लाई हो, अरब कंट्रीज में सप्लाई हो, तो हो सकता कर। लेकिन सरकार कर नहीं रही, खाली ऑफिस में लड़ो, पीडीपी नेशनल के साथ लड़ेगी, नेशनल पीडीपी के साथ लड़ेगी, कांग्रेस बीजेपी के साथ लड़ेगी, बीजेपी कांग्रेस के साथ लड़ेगी। नई पार्टी बन गई अपनी पार्टी, तो भाई ये क्यों बन गई, ये वो है ये है। भाई पार्टियां बनती रहती है, जब एनसी बनी उनको किसी ने ये नहीं बोला आप क्यों बन गई, उसके बाद पीडीपी बनी उनको किसी ने ये नहीं बोला आप क्यों बन गई, पीसी बन गई उनको किसी ने ये नहीं बोला आप क्यों बन गई, सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी उनको किसी ने ये नहीं बोला आप क्यों बन गई, फिर बीजेपी बनी, समाजवादी पार्टी बनी, तृणमूल कांग्रेस बनी, इसी तरह ये जेडी, ये क्या बोलते हैं इसको, जे ये लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी बनी, इसी तरह अदर्स बहुत सारी पार्टियां बनी, पंजाब में बनी, इसको क्या बोलते हैं, बादल जी की पार्टी बनी, उसके बाद आम आदमी पार्टी बनी। किसी ने ये नहीं बोला क्यों बनी। खाली कश्मीर में अगर कोई पार्टी, अगर कोई ईमानदार पार्टी आगे आना चाहती है, वो कुछ करना चाहते हैं, हमारी पार्टी का मंशूर भी यही है कि जैसे हम इदारे में आएंगे, सर्दियों में कश्मीर प्रोविंस में हम 500 यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली देंगे, और जम्मू प्रोविंस में 300 यूनिट। गर्मियों में यहाँ कश्मीर प्रोविंस में 300 यूनिट और जम्मू प्रोविंस में 500 यूनिट। हमारा पार्टी का मंशूर ये है कि जैसे आपको पता होगा, अब कश्मीर में भी ओल्ड एज होम बने हैं जहां पर बुजुर्गों को भेजा जा रहा है, तो उस चीज के लिए ताकि लोग
ये जो इनके बच्चे हैं वो तंग ना आए बुजुर्गों से, 1,000 से बढ़ाकर 5,000 हम उनकी ओल्ड एज पेंशन करेंगे, ताकि वो बच्चे उनके उनको बोले नहीं जी आप हमारे साथ बैठो, क्योंकि वो बुजुर्ग ज्यादा से ज्यादा अपनी दवाई के लिए, क्योंकि आज गोल्डन कार्ड है, टेबलेट के लिए 1,000 रुपए खर्चा करेगा, 4,000 तो अपने बेटे के बच्चों को ही देगा ना, चॉकलेट के लिए या लेज के लिए या जूस के लिए। तो वो उनको रिस्पेक्ट करेंगे। और हमारी पार्टी का मंशूर ही यही है, जब हमारी बहनें बड़ी हो जाती है तो उनको बोला जाता है कि अब कौन इसकी शादी करेगा, क्योंकि भाइयों की तो हो चुकी है, वो भाई कहता वो करेगा, वो भाई कहता वो करेगा। हमने मैरिज असिस्टेंट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने का फैसला लिया है। हमारी पार्टी का मंशूर यही है कि 90% जमीन जो है जम्मू कश्मीर के लिए रहेगी, जम्मू कश्मीर के बाहर का कोई नहीं खरीद पाएगा। 10% जमीन इंडस्ट्री या 5% जमीन इंडस्ट्रीज के लिए रहेगी, ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। हमारी पार्टी का मंशूर ही यही है। जहां आप कहते हो कि जनाब हम तो अब यहाँ पर लकड़ी नहीं है, अब गांव में भी मकान बन गए, अब पहले हमारे पास दान होता था, लकड़ी का चूल्हा होता था, तो अब चूल्हा नहीं है, तो अब उसके हम कहाँ से बनाएंगे, हम तो बिजली पे ही काम चलाते हैं। तो हमारी पार्टी ने फैसला लिया, हर किसी को साल में 4 सिलेंडर फ्री ऑफ कास्ट, और उधर से बिजली भी दे रहे हैं। तो हमारी पार्टी के मंशूर जो है बहुत अच्छे अच्छे हैं। दूसरी बात, हमारी पार्टी का मंशूर है जो रोजगार मिलेगा, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, वो जम्मू कश्मीर के युवा को मिलेगा, बाहर के किसी को भी एडजस्ट नहीं किया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारी पार्टी के मंशूर है। तभी मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ, तभी मुझे अपनी पार्टी का मंशूर पसंद आया। रियाज साहब, आपने अपने इतने ज़्यादा, जो कि आपका काफ़ी ही लंबा काम रहता है, उसमें आपने हमारे साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। चूंकि वक्त की कमी के बावजूद हमने कोशिश की कि हम कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात करें जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके और आपकी मुश्किलात को लेके एज ए डीडीसी मेंबर जो आपने बातें कही। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो 5 अगस्त 2019 को जो डिसीजन लिया गया, उसके बाद का जो जम्मू कश्मीर है, उसमें सरकार भी यही चाहती है, लोग भी यही चाहते हैं कि अगर बदलाव है तो कहाँ है, कैसे होना है। जो युवा है, जो यंग फेसेस हैं, उन्होंने पॉलिटिक्स में आके एक स्पेस हो गई, क्रिएट हो गई है, जहाँ पे लोग जो कि स्पेशली यूथ है, वो आगे आके अपने मसाइल का हल कर सके, जो कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कहा भी है एक या दो स्पीच में कि हमें किसी और से बात नहीं करनी, हमें कश्मीरी युवा से बात करनी है। तो चलो, अगर हम ये कहेंगे कि 100% उस जगह पे नहीं पहुंचे हैं, कम से कम इतना तो है कि एक स्टार्ट लिया गया है 2020 में। जो इस बार इलेक्शंस होने वाले हैं, उसके बाद जो आपकी रिकमेंडेशंस जाएंगी एज ए ग्रुप, जितने भी यहाँ पे डीडीसी मेंबर्स हैं, जितना भी थर्ड टायर स्ट्रक्चर है, उसको लेके जो सरकार अपनी कमेटी बनाएगी कि इनके क्या मसाइल हैं, हमारे तक भी जितना है हम भी कोशिश कर लेंगे कि ये बात आला हुकाम तक पहुंच जाए। आपने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और हम आप चाहते हैं कि आप जब भी असेंबली इलेक्शन लड़ें, आपका काम इम्पोर्टेंट है, आपको वायरल होने की ज़रूरत है नहीं। ये लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे वायरल होना इम्पोर्टेंट है ताकि लोग आपको जान सके। मैं यकीन दहानी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं, अगर आप लोगों के मसाइल उठा रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक दिन यहाँ से असेंबली इलेक्शन भी जीत सकते हैं। असेंबली इलेक्शन ही क्यों, आप मिनिस्टर बन सकते हैं अगर आपने काम अच्छा किया होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप भी एक अच्छे लीडर की हैसियत से आगे आ जाएंगे। और आपके पास एक अच्छा मौका है, अच्छा तजुर्बा है, क्योंकि आप डीडीसी मेंबर, अभी एक्टिंग डीडीसी मेंबर भी हैं। तो आगे जाके हम आपको ऑल द बेस्ट कह सकते हैं। आपने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो शुक्रिया आपका भी। इंशाल्लाह आपका आगे जाके गुड लक फॉर एवरीथिंग। शुक्रिया जनाब।